Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Operations Research. Operations Research course का आज जो है थर्ड लेक्चर है. We are going to start the third lecture. लास्ट लेक्चर में हमने OR के कुछ प्रॉब्लम्स किए थे जिनमें स्टेटमेंट्स में आपको डिस्क्राइब किया गया था limitations which leads to the constraints modeling and डाटा इंफॉर्मेशन दी गई थी. कुछ एग्जांपल्स के लिए हमने इनफैक्ट रेडी मिक्स एक कंपनी थी जो कि प्रोड्यूस करती थी पेंट को, एक्सटीरियर पेंट, टू टाइप्स ऑफ पेंट्स विच इज़ द एक्सटीरियर पेंट, बाहर वाला पेंट, और इंटीरियर पेंट जो है ये प्रोड्यूस करती थी. और दो किस्म के रॉ मटेरियल्स जो हैं उसकी प्रोडक्शन में वो कंज्यूम करती थी. तो एक टेबल दिया गया था जो कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन के दरमियान रिलेशनशिप का टेबल दिया गया था. वो टेबल जो था वो डाटा था इनफैक्ट जो हमें इंफॉर्मेशन कंपनी वालों ने दी थी, और हमने उस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली मॉडल किया था. व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब ये है कि हमने डिसाइड किया था कि आपका जो है डिसीजन वेरिएबल्स कौन से हैं. डिसीजन वेरिएबल्स डिसाइड करने के बाद हमें टेबल में डाटा इंफॉर्मेशन में आपको जो था वो प्रॉफिट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ईच एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट की प्रोडक्शन के कोरस्पॉन्ड आपको प्रॉफिट जो है वो भी $1000 के यूनिट में दिया गया था. एंड वी हैव कंस्ट्रक्टेड द मैथमेटिकल मॉडल विच वाज लीनियर. लीनियर का क्या मतलब था मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको कि जितने डिसीजन वेरिएबल आपके प्रॉब्लम में उन सब की ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एज वेल एज कंस्ट्रेंट्स में जो है पावर जो है वो 1 है. तो रेडी मिक्स मॉडल जो है ये हमने वर्ड स्टेटमेंट अलोंग विद द टेबल विच कंटेन्स द डाटा ये हमें गिवन था, एंड वी हैव फॉर्मुलेटेड द mathematical model which consists of objective function and constraints, and these constraints were formed by the information given in the table as well as verbally or written information जो हमें मार्केट की दी गई थी. और एक understood constraint जो हमने लगाया था कि production could be 0 but production यहाँ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं समथिंग, यहाँ वी आर प्रोड्यूसिंग नथिंग. नेगेटिव नहीं वैल्यूज हो सकती. नॉन नेगेटिविटी कंडीशन जो है डिसीजन वेरिएबल्स पे ये हमने लगाई थी और हमने मॉडल किया था मैथमेटिकल मॉडल विच वाज द लीनियर प्रोग्राम हमने कंस्ट्रक्ट किया था फॉर द रेडी मिक्स एग्जांपल. आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देयर आर 2 फेजेस ऑफ टुडेज लेक्चर. फर्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी करेंगे. इनफैक्ट 1 या 2 एग्जाम्पल्स और करेंगे जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दी गई होगी और उस इंफॉर्मेशन को टेबल दिया गया होगा, डाटा दिया गया होगा, इन रिटन और इन वर्ड्स सम रिस्ट्रिक्शंस दी गई होंगी मार्केट की, और उससे हम वंस अगेन वी विल फॉर्मुलेट अ लीनियर प्रोग्राम. पावर 1 होगी जब हम मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, पावर 1 होगी सब वेरिएबल्स की, फिजिबल वेरिएबल्स की, और उसको हम स्टडी करेंगे. ठीक है. और इन दोनों मॉडल्स का जो है हम सोल्यूशन जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन, सबसे पहली बात देखते हैं हम कि फिजिबल सोल्यूशन हो. सोल्यूशन फिजिबल होना चाहिए. फिजिबल सोल्यूशन का क्या मतलब है मैं रिकॉल करवा देता हूं कि जितने भी आपके कंस्ट्रेंट मैथमेटिकल मॉडल में आ रहे हैं वो तमाम के तमाम कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए. सच अ वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल which when substituted in the all the constraints of your mathematical model, then all the constraints are satisfied, then we say that these values of the decision variables are feasible. और इनफिजिबल का एक भी कंस्ट्रेंट अगर वायलेट होता है फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, we say that this solution is infeasible.
अब फिजिबल सॉल्यूशंस मैंने लास्ट में लेक्चर के एक एग्जांपल की थी जिसमें फिजिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा फिजिबल सॉल्यूशन हो तो हम बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो पिक करते हैं। बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन का नाम हमने ऑप्टिमम या ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखा हुआ है। ये बेस्ट सॉल्यूशन अगर तो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट है तो ऐसा सॉल्यूशन है विच इज फिजिबल एंड विच मेक्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी। और प्रॉफिट फंक्शन में मैक्सिमाइज फंक्शन में जो रेडीमेक्स एग्जांपल में हमने किया था वो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने नाम रखा था उसका जी से हमने डिनोट किया था। सो ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो कि मैक्सिमम वैल्यू दे किसकी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी की, उसको हम कहते हैं कि ये ऑप्टिमम एंड और ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ये तो रिकॉल हो गया। आज हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ना है। फर्स्ट फेज में तो एक एग्जांपल करेंगे जिसको मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हम करेंगे। सेकंड फेज में हम वो मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्राम जो है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। किस वे से, ग्राफिकल वे से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर विच इज द थर्ड लेक्चर ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। So the first example which we are going to model is about the Windor Glass Company। ये कंपनी है जो कि विंडोज जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है। ठीक है, The Windor Glass Company produces high quality glass products including windows and glass doors. It has 3 plants. इसके 3 plants हैं. Aluminium frames and hardware are made in plant 1. Wood frames are made in plant 2. And plant 3 produces the glass and assembles the products. अब प्रोडक्ट 1 जो है वो डिफाइन की गई है कि what type of products these companies are producing। विंडोर ग्लास कंपनी जो है ये किस किस्म की प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस कर रही है। फर्स्ट प्रोडक्ट है कि 8 फुट ग्लास डोर विद एल्यूमिनियम फ्रेमिंग। ऐसा डोर प्रोड्यूस कर रही है जिसका एल्यूमिनियम फ्रेम है। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, अ 4x6 फुट डबल हंग वुड फ्रेम्ड विंडो। वुड फ्रेम्ड विंडो जो है ये प्रोड्यूस कर रही है कंपनी जो है। ठीक है, अब प्रोडक्ट 1 रिक्वायर्स सम ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी इन प्लांट 1 and 3 but none in plant 2. So this is the information which was given in words. Product 2 needs only plant 2 and 3. Similarly आपकी बुक में हिलियर लिबरमैन से ये एग्जांपल ली गई है। उसमें काफ़ी डिटेल दिया गया है कि ये कंपनी जो है लॉस में जा रही थी। देन हायर अथॉरिटीज़ ने ओआर कंपनी जो है ओआर टीम एक हायर की जिसका ये टास्क दिया कि हम ये 2 चीज़ें प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और ये उसका डाटा टेबल है और ऑप्टिमम सोल्यूशन जो है वो निकालें। अब ये टेबल जो है ये टेबल डिस्क्राइब कर रहा है कि प्लांट 1 में प्रोडक्ट 1 जो कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट 1 क्या, 8 फुट ग्लास डोर विद एल्यूमिनियम फ्रेमिंग। ये प्लांट 1 में इसको 1 आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसकी। प्रोडक्शन टाइम पर बैच, एक बैच अगर किसी भी प्रोडक्ट का लगता है तो टाइम कितना लगता है ये टेबल ये डिस्क्राइब कर रहा है। प्रोडक्ट 1 के लिए प्लांट 1 में 1 आवर फॉर ईच बैच। प्रोडक्ट 2 के लिए प्लांट 1 कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट 2 में वुड फ्रेम्ड विंडो है। प्लांट 1 जो था वो क्या करता था, एल्यूमिनियम फ्रेम्स जो है डोर्स के या विंडोज़ के वो बनाता था। तो वुड फ्रेम अगर प्रोडक्ट 2 है तो ऑफ कोर्स हमें कोई काम नहीं चाहिए प्रोडक्ट 2 का प्लांट 1 में। सिमिलरली प्रोडक्ट 1 हैज 0 आवर्स इन प्लांट 2 और प्लांट 2 जो था
वो वुड फ्रेम्स बनाता है, और प्रोडक्ट 1 में फ्रेमिंग जो है वो एल्यूमिनियम की है. ऑफ कोर्स प्लांट 2 में एल्यूमिनियम फ्रेमिंग वाले का कोई काम नहीं है, सो वी नीड 0R. Whereas product 2 in plant 2 requires 2 Rs. Plant 3 में जो कि plant 3 produces the glass and assembles the products, जो product frames हम बना रहे हैं plant 1 और plant 2 में, plant 1 में एल्यूमिनियम के बना रहे हैं और plant 2 में वुड के बना रहे हैं. अब ग्लास को और फ्रेम को फिक्स भी तो करना है. प्लांट 3 में ये दोनों काम हो रहे हैं, ग्लास भी बन रहा है और फ्रेम में फिट भी हम कर रहे हैं. तो प्रोडक्ट 1 जो है उसको 3 आवर्स लगते हैं, प्रोडक्ट 2 को 2 आवर्स लगते हैं. अब प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल पर वीक इन आवर्स इज गिवन बाय दिस वन. प्लांट 1 इज अवेलेबल मैक्सिमम फॉर 4 आवर, प्लांट 2 इज अवेलेबल मैक्सिमम फॉर 12 आवर, प्लांट 3 इज अवेलेबल मैक्सिमम फॉर 18 आवर इन अ वीक. ठीक है. अब प्रोडक्ट 1 जो प्रोड्यूस करती है प्रॉफिट पर बैच वो $3,000 है. प्रोडक्ट 2 जो प्रॉफिट प्रोड्यूस करती है वो $5,000 है. अब यूनिट अगर मैं कर लूं $1,000 एंड $1,000 तो ये मेरा क्या बन जाएगा 3 और ये मेरा क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा. और आई हैव टू फॉर्मुलेट द mathematical linear programming model for this particular problem in which we want to, of course, this is profit, we want to maximize our profit. Profit को maximize हम करना चाह रहे हैं. Formulate, अब ये problem क्या है? Formulate the linear programming problem. अब मैं सपोज कर लेता हूं टेबल, मैंने इंफॉर्मेशन जो मेरी टेबल में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने टेबल इस स्लाइड में रखा हुआ है. मैं सपोज कर लेता हूं कि आई प्रोड्यूस x1 नंबर ऑफ बैचेस ऑफ प्रोडक्ट 1 प्रोड्यूस्ड पर वीक. क्योंकि ये आवर्स मेरे मैक्सिमम आवर्स जो हैं ये पर वीक में दिए गए हैं, तो पर वीक ही प्रोडक्शन मैं सपोज करूंगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. x2 नंबर ऑफ बैचेस फॉर प्रोडक्ट 2 प्रोड्यूस्ड पर वीक, Z the total profit per week in $1,000 from producing these products. ये मैंने notions define कर ली. Then अगर x1 प्रोडक्ट 1 का है तो प्लांट 1 में कितना टाइम मैं लगा रहा हूं x1 into this 0 into x2 और पर वीक अवेलेबिलिटी ये है मेरी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी. दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4. Similarly, x1 0, x2 2 less than or equal to क्या होना चाहिए 12, 3x1 2x2 less than or equal to क्या होना चाहिए 18. अब $1,000 में मेरा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मेरा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा 3x1 प्लस 5x2, क्योंकि टोटल प्रॉफिट अगर x1 नंबर ऑफ बैचेस आर प्रोड्यूस्ड इन 1 वीक देन द टोटल प्रॉफिट obtained by selling x1 batches of product 1 equals 3 into x. Then similarly the total profit of the total profit obtained by selling x2 number of batches of product 2 per week is 5x2. तो total profit x1 बैच और x2 बैच से कितना होगा, इन दोनों का हम सम कर देंगे. सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z equals 3x1 plus 5x2 and these are the decision variables x1 and x2. ठीक है, दोनों डिसीजन वेरिएबल है. अब ये प्रॉफिट है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैंने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. ठीक है. अब अगर x1 बैचेस में प्रोड्यूस करता हूं पर वीक तो 1 into x1 ये टोटल टाइम होगा पर वीक
which has been spent for producing x1 batches of product 1, and it should be x1. My constraints are x1 plus 0x2 less than or equal to 4, 0x1 plus 2x2 less than or equals to 12, 3x1 plus 2x2 less than or equals to 18. इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो x1 लेस देन इक्वल टू 4, 2x2 लेस देन और इक्वल टू 12, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल्स टू 18, ये कंस्ट्रेंट बनते हैं. अब एक और लास्ट रेडी मिक्स वाली कंपनी में भी एग्जांपल में एक और अजम्पशंस थी जो कि कंस्ट्रेंट के कॉरस्पॉन्ड आती थी कि वी आर प्रोड्यूसिंग 0 or something which is greater than 0. So x1 greater than equal to 0 and x2 greater than equal to 0. So mathematical formulation of this problem is maximize z equals 3x1 plus 5x2 subject to the constraints. These are the constraints: x1 less than equal to 4, 2x2 less than equal to 12 जो कि सिंप्लीफाई होके x2 less than equal to 6 बन जाता है, 3x1 plus 2x2 less than equal to 18, ये थर्ड कंस्ट्रेंट है, एंड द फोर्थ कंस्ट्रेंट द नॉन नेगेटिविटी of decision variable, the fourth constraint. So this is the required mathematical formulation of this problem in which we want to maximize the profit subject to these conditions. अब अगर जनरली मैं लिखना चाहूं अपने LP मॉडल को, अब ये आप पिछला एग्जांपल जो है ये नोटिस करें कि x1 और x2 डिसीजन वेरिएबल है, इनकी हर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एज वेल एज कंस्ट्रेंट्स में पावर क्या है, 1 है. इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर प्रोग्राम है. ये क्या है, लीनियर प्रोग्राम है. ठीक है, ये लीनियर प्रोग्राम है. अगर जनरली मैं लिखना चाहूं लीनियर प्रोग्राम विद n डिसीजन वेरिएबल x1 x2 up to so on xn, these are the decision variable, c1 c2 cn are the parameters. इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं जो कि डिसीजन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं. सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स जो कि हमें डाटा से दी गई होती हैं, और ये टेबल डाटा है. रिसोर्स 1, सपोज कि ये कोई फैक्ट्री है प्रोड्यूसिंग n टर्म्स, ठीक है, और रिसोर्सेज उसके प्लांट्स जो हैं वो m प्लांट्स हैं, और हर एक्टिविटी जो है वो ये कॉस्ट करती है फॉर ईच रिसोर्स. ठीक है, तो इस टेबल से अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है ये B1 B2 अप टू सो ऑन Bm है, और ये एक्टिविटी 1 जो है टेक्स दिस रिसोर्स सच टाइप ऑफ अमाउंट. अगर एक्टिविटी 1 के लिए मैं डिसीजन वेरिएबल x1, एक्टिविटी 2 के लिए x2 अप टू सो ऑन एक्टिविटी n के लिए xn, अगर मैं एक्टिविटी जो है प्रोडक्शन जो मैं मेरी एक्टिविटी की है वो ये है, तो A11 into x1 will be the usage of resource 1 by the activity 1 if we produce something x1 units by activity 1. So all these activities x2 up to so on xn maximum availability से less than or equal to होना चाहिए. यही आपका first constraint है. Similarly, second constraint, so on and so forth, we have m different constraints. अब positivity की कि we are producing something or nothing, negative नहीं हो सकती, ये positivity constraint है. So this is the LP model in general. ठीक है,
Let's start the topic of finding the solution, optimal solution, which is the best feasible solution for a given linear program model. उससे पहले मैं आपको ये रिकॉल करवाना चाहता हूं कि 2 वेरिएबल्स में आप एक इक्वेशन को प्लॉट किस तरह करते हैं प्लेन में. ठीक है, these are my x1 axis, this is my x2 axis. ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है. ऑफ कोर्स मैं अपने हाथ से जो है ये बना रहा हूं, तो ये दैट्स व्हाई इट इज थोड़ा सा टेढ़ा हो गया. ठीक है, इट डजंट मैटर. अब अगर मैंने ये प्लॉट करनी है x1 प्लस 3x2 इक्वल्स 1, ये इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स always represents a straight line. Straight line को plot करने के लिए I need only 2 points because in 2D plane from 2 different points we can plot only one unique line. अब इसको plot करना है तो आप simply क्या करें, आपको 2 points चाहिए, आप x2 की कोई भी वैल्यू डाल दें, x1 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा. सिमिलरली x2 की दूसरी बार कोई डिफरेंट वैल्यू डाल दें. फॉर एग्जांपल x2 की मैं एक वैल्यू डालता हूं 0, x1 क्या आ रहा है 1. इसका मतलब है कि 1 0 ये पॉइंट जो है ये लाइन पे है. सिमिलरली मैं x1 अगर 0 डाल दूं तो x2 मेरा क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है. इसका मतलब है 0 1/3 ये x2 एक्सिस पे पॉइंट है जो कि लाइन के ऊपर है, और ये पॉइंट जो है ये x1 एक्सिस पे लाइन के ऊपर है जो ये लाइन है जो हमने प्लॉट करनी है उसके ऊपर है. ठीक है, अब मैं स्केल कर लेता हूं अपने ग्राफ को. ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है. ये इक्वल स्पेस होनी चाहिए, 0 1 जितना है मैं अपने हाथ से काट रहा हूं, दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है आ सकता है. अब इस सिमिलरली यहां पे भी मैं काट देता हूं 1, यहां पे ये 2 आएगा. अब ये 1 0 पॉइंट जो है ये मेरी इस लाइन के ग्राफ पे है, ये पॉइंट लाइन के ऊपर है क्योंकि ये मैंने x2 इक्वल 0 डाला और x1 1 आ रहा है. सो दिस पॉइंट सेटिस्फाइज दिस लाइन. ये वैल्यूज x1 इक्वल 1 और x2 0 डालें, 1 + 3 × 0 equation satisfy हो रही है, 1 = 1. It means this point lies on the point. Similarly, x2 अगर 0 डालें और x1 जो है x1 अगर 0 डालें और x2 इक्वल्स 1/3 डालें तो इक्वेशन वंस अगेन सेटिस्फाइड हो रही है जो कि 0 + 3 × 1/3 इक्वल्स 1, 1 = 1, ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन. ठीक है, सो 1/3 कहां पे होगा, 1/3 इनफैक्ट 0.333. इस 0 1 को 3 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें. 1/3 यहां पे कहीं अप्रोक्सीमेटली आपको होगा, और ये पॉइंट जो है ये भी लाइन के ऊपर है. तो 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, लाइन ज्वाइन कर दें. दिस इज द प्लॉट ऑफ दिस लाइन विच एक्सटेंड्स फ्रॉम हेयर टू हेयर. अब अगर ये मैंने प्लॉट करना है विच इज इनइक्वालिटी, विच इज x1 + 3x2 लेस देन और इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये प्लॉट क्या है. ठीक है, ये प्लॉट इनइक्वालिटीज इनफैक्ट जो है स्ट्रेट लाइन की जो है नीचे या ऊपर वाला जो है प्लॉट दिखाते हैं. बिफोर आई एक्सप्लेन दिस वन, लेट मी रिकॉल यू ऑल्सो स्लोप, इंटरसेप्ट, फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ये मैं इसलिए रिकॉल कर रहा हूं कि ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ऑल द कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करेंगे. ठीक है, और फिजिबल रीजन जो है वो आइडेंटिफाई किया करेंगे. ये सब मैं करवाता हूं अभी आज के लेक्चर में. स्लोप इंटरसेप्ट लाइन क्या होती है,
y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, ये आपने पढ़ी होगी कैलकुलस में, ठीक है। अब x1 एक्सिस यूजुअली x एक्सिस होता है और x2 एक्सिस ये आपका y एक्सिस होता है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि लाइन का स्लोप जो है, स्लोप इनफैक्ट क्या होता है, स्टीपेस्ट, हाउ स्टीप इज द लाइन, ठीक है। 0 से x एक्सिस का या x1 एक्सिस का स्लोप 0 होता है और कोई भी लाइन ये है स्लोप इसका 0 से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा स्लोप, ऑल दीज लाइंस का स्लोप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और y एक्सिस का स्लोप जो होता है वो क्या होता है, इंफिनिटी होता है। स्लोप ऑफ y और x2 एक्सिस इज इंफिनिटी, स्लोप ऑफ x और x1 एक्सिस इज 0। ये स्लोप x एक्सिस से स्टार्ट होकर लाइंस का बढ़ता है अप टू y एक्सिस, फिर नेगेटिव हो जाता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है। अब अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दी गई हो, ये इंटरसेप्ट c जो है ये इंटरसेप्ट होता है x एक्सिस का। फॉर एग्जांपल इसी लाइन को मैं प्लॉट किया ना, इस लाइन को मैं लिख सकता हूं x2 इक्वल्स -1/3 x1 प्लस 1/3, ठीक है। x2 इक्वल्स -1/3 x1 प्लस 1/3। अब x1 0 y एक्सिस पे होता है ना, तो ये बताता है कि c जो कांस्टेंट है ये y इंटरसेप्ट है 1/3 पे। यही लाइन हमने बनाई थी ना l, इसका y इंटरसेप्ट 1/3 पे ही था ना। Whenever x1 इक्वल 0 जो कि y एक्सिस पे ऊपर होगा और ये इंटरसेप्ट जो है आपका कांस्टेंट जो है ऑलवेज y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, वेयर m इज द स्लोप। m अगर पॉजिटिव होगा, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ये लाइन जो है स्टीप होगी। ये वाली लाइन जो है, इस लाइन का स्लोप कम है, इस लाइन का ज्यादा है, इस लाइन का उससे ज्यादा है, y एक्सिस का सबसे ज्यादा है इंफिनिटी, ठीक है। तो ये तो जस्ट रिकॉल करवाना था मैंने कि स्ट्रेट लाइंस जो हैं किस तरह प्लॉट करते हैं। लेट्स सी दिस वन। अब ये क्या है कि ग्राफिकल सॉल्यूशन जो हमने पीछे मॉडल किया है, विंडो ग्लास कंपनी मॉडल का मैथमेटिकल मॉडल, अगर आप रिकॉल करें अभी आज के लेक्चर में ही मैंने किया है, उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ये बनता था और कंस्ट्रेंट्स जो है ये बनते थे, ठीक है। और इसको और हम कर सकते हैं 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 6 जो है ये बनता है। तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है वो हम निकालना चाह रहे हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ग्राफिकल प्रोसीजर इंक्लूड्स 2 स्टेप्स, डिटर्मिनेशन ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस, फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस जो कि इंटरसेक्ट होगी तमाम कंस्ट्रेंट की। तमाम कंस्ट्रेंट को हम प्लॉट करेंगे 2D में, और प्लॉट करने से जो कॉमन स्पेस आ रही है उसको फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस कहते हैं, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस आर द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्राम मॉडल। लेकिन अब वो इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे, उनमें से ऑप्टिमल जो है वो एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, या ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज आज के लेक्चर में हमने बड़े डिटेल में स्टडी करनी है। अब जो है इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर कंस्ट्रेंट को जो है मैं प्लॉट करूंगा। अब x1 लेस देन और इक्वल टू 4 प्लॉट करने के लिए मैं x1 इक्वल्स 4 प्लॉट कर दूंगा। ये मेरा x1 एक्सिस है और ये मेरा x2 एक्सिस है, और उस लाइन के नीचे वाला तमाम रीजन होगा प्लॉट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। x1 इक्वल्स 4 जो है लाइन होगी विच इज पैरेलल टू x2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट
4 0, ये x1 इक्वल्स 4, ये लाइन इस तरह हम पास करते हैं। आई होप कि ये आपने कैलकुलस में सीखा होगा और ये कोई आपको इतना मसला नहीं होगा कि x1 equals 4 is a line passing through this point 4 0 which is on x1 axis and parallel to x2 axis. So ये लाइन जो है x1 equals 4 ये लाइन बन रही है, ठीक है। अब x1 लेस देन और इक्वल टू 4 का क्या मतलब है कि all the points to the left of this line, क्योंकि इस लाइन से आगे जो वैल्यूज हैं x1 की वो तो 4 से बड़ी है ना, इस लाइन से यहां पे वैल्यू जो होगी x1 की, यहां पे वैल्यू वो x1 ग्रेटर देन 4 होगी ना। तो लेस देन और इक्वल टू 4 क्या होगा, द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन एंड ऑल these points, this will be the graph of x1 less than equal to 4। अगर सेपरेटली मैं यहाँ पे छोटा सा आपको बनाऊं तो ये यहाँ पे कहीं 4 है, ये लाइन है, तो ये all the region this one, और क्योंकि नेगेटिव भी रीजन होगा लाइन का, लेकिन एट द एंड ये जो कंस्ट्रेंट x1 x2 पॉजिटिव है तो हम वी विल ऑलवेज रिमेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ x1 इक्वल्स 4, ठीक है। अब 2x2 इक्वल्स 12 जो कि x2 लेस देन इक्वल्स टू 6, इसके लिए x2 इक्वल्स 6 जो है ये मैं प्लॉट करूंगा। ये लाइन क्या, x2 इक्वल्स 6 जो है ये लाइन पास करेगी 0 6 से और ये पैरेलल होगी x1 एक्सिस के। 0 6 इसका प्लॉट ये है, ठीक है। अब ऑल द वैल्यूज x2 विच आर अबव 6 वो बड़ी होंगी ना, तो इसका मतलब है कि x2 लेस देन और इक्वल टू 6 का ग्राफ क्या होगा, दिस वन। इस लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ये सब प्लॉट होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यहां पे अगर मैं छोटा सा बनाना चाहूं ग्राफ सिर्फ x2 लेस देन इक्वल टू 6 लाइन का, तो यहां पे 6 कोई पॉइंट होगा, ये लाइन होगी और इससे नीचे वाले तमाम पॉइंट्स जो हैं पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ये x1 एक्सिस है, ये प्लॉट है आपका। और ये लाइन क्या है, x2 इक्वल 6 है। ये प्लॉट किसका है, जो मैं ये लाइंस बना रहा हूं, दिस लाइन इंक्लूडिंग ऑल दीज पॉइंट्स, दिस इज द प्लॉट ऑफ x2 लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये प्लॉट आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरे पास एक ये लाइन है। इस लाइन को प्लॉट करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए। ये 2 पॉइंट्स मैं इजीली x2 इक्वल 0 करूं तो x1 जो है आता है 6 0। इसका मतलब है कि ये 6 0 ये पॉइंट जो है ये इस लाइन के ऊपर है। अगर मैं x1 इक्वल 0 डालूं तो x2 मेरा 9 आता है। इसका मतलब है ये पॉइंट जो है ये भी इस लाइन पे है। स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए आपको सिर्फ यू नीड 2 डिफरेंट पॉइंट्स, 2 डिफरेंट पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन, और ये वैल्यूज पुट करने से ये पॉइंट 6 0 एंड 0 9 ये आप चेक कर सकते हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3x1 plus 2x2 equals 9. So I will plot this straight line जो कि इंक्लाइंड लाइन है, ठीक है। अब ये कंस्ट्रेंट है लेस देन और इक्वल टू 18। इसका मतलब है कि ग्राफ ऑफ दिस कंस्ट्रेंट विल बी ऑल द पॉइंट्स बिलो दिस लाइन, ये सारा ग्राफ होगा, ठीक है। इस लाइन से दूसरी तरफ चले जाते हैं वो तो ग्रेटर हो जाएगा। अगर यहां पे कोई पॉइंट है तो ये तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन 3x1 प्लस 2x1 ग्रेटर देन 18 हो जाएगा। 18 जो है वो इस लाइन के ऊपर है, लेस देन और इक्वल टू ग्राफ इस लाइन से लेफ्ट पे
जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट होता तो राइट पे इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स होते वो सब इसका ग्राफ बनते। अब ये लास्ट कंस्ट्रेंट रह गया है, x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x1 ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। x2 ग्रेटर देन का मतलब है ऑल दीज पॉइंट्स। इन सब का इंटरसेक्शन जो है इस फिगर में ये दिखाया गया है, विच इज द ग्रे रीजन। इस रीजन को विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द constraints is known as feasible region. Any point in this region is a feasible solution of the mathematical linear problem. अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्नर फिजिबल पॉइंट्स। यहां तक तो हमने क्या किया है, फिजिबल रीजन जो है वो आइडेंटिफाई करना सीखा है। अब ऑप्टिमल किस तरह सॉल्यूशन ढूंढना है इस लीनियर प्रोग्राम का, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं। इनफैक्ट आइडिया क्या है कि अब हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो है प्लॉट करना है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स 2x1 प्लस 5x2 ये एक स्ट्रेट लाइन होगी अगर z की पर्टिकुलर वैल्यू हम डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। हम z की डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं। लेट्स से z इक्वल्स 10 एंड z इक्वल्स 20 और दोनों लाइंस को प्लॉट कर देते हैं। 10 और 20 हमने मैक्सिमाइज करना है ना प्रॉफिट को। 10 छोटा है, 20 बड़ा है। दैट विल शो अस द ट्रेंड ऑफ दिस लाइन, ठीक है। इस लाइन का ट्रेंड हमें बता देगा कि ये इंक्रीज किस तरह से हो रही है। उस लाइन को हम मूव करेंगे अपने फिजिबल रीजन में, और जहां पे जिस पॉइंट पे या जिस लाइन पे या जिस फिजिबल रीजन पे उस z जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। अब ये फिजिबल रीजन है हमारा। लास्ट स्लाइड में मैंने सारे प्लॉट करके दिखा दिए थे। अब हमने क्या किया, हमने z इक्वल्स 10 जो है ये एक लाइन बना ली। z इक्वल्स 10 पुट करें तो 10 इक्वल्स 3x1 प्लस 5x2 बनता है। इस लाइन को प्लॉट कर लिया। इस लाइन को किस तरह प्लॉट करना है, वही वे कि आप x2 इक्वल 0 डालें, आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा विच इज 10/3 x1 आएगा वैल्यू और x2 0 हो जाएगा। अब ये 10/3 कहीं यहां पे ये पॉइंट होगा, ठीक है। आप ये नोटिस कर सकते हैं, ये 10/3 3 3 are 9 3.333 होगा। अब ये 3 यहां पे आ रहा है, उससे थोड़ा सा आ गया, ये पॉइंट इस लाइन पे है। इस लाइन पे दूसरा पॉइंट आपने लेना है तो आप x1 इक्वल 0 करें इस इक्वेशन में, तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा 0 and 2। ये पॉइंट यहां पे लिया गया, ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर z इक्वल्स 10। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स 10। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं ना विद इन दैट फिजिबल रीजन, तो हम लेट्स से z इक्वल्स 20 लेके 23x1 प्लस 5x2 जो है इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसको प्लॉट करते हैं, इसको भी प्लॉट इसी तरह करेंगे। यू विल गेट दिस लाइन, ठीक है, ये लाइन। इसी तरह इस z को मूव करवाते जाएंगे। z इक्वल्स 36 अगर मैं लिखूं, जो कि 36 2 और 6 पॉइंट के कोरस्पोंड है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है इस तरह पास करता है। मेरा फिजिबल रीजन जो है उसको उसके एक कॉर्नर पॉइंट पे सिर्फ कट करता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन टच करता है। अब अगर इससे ऊपर z इक्वल्स 36 से ऊपर 40 मैं लूं, 40 अगर मैं लेता हूं तो 40 इक्वल्स 3x1 प्लस 5x2। इसको इस लाइन को अगर मैं प्लॉट करूं, x2 इक्वल 0 करूं, तो ये मेरा आता है पॉइंट आता है x1
40 डिवाइडेड बाय 3 एंड x2 0. ये इसको 3 1s are 3, 13.333 आता है. ये 10 से आगे होगा, यहां पे कहीं होगा पॉइंट, ठीक है. और दूसरा पॉइंट अगर इस लाइन का मैं लूं, x1 इक्वल 0 पुट करूं, दैट विल गिव मी x2 इक्वल्स 40 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 8, और 8 यहां पे आता है. अब ये पॉइंट भी आगे है और ये पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन जो है इस तरह की बनेगी विच इज आउट ऑफ माय फिजिबल रीजन. यानी कि ये z इक्वल्स 40 जो है ये फिजिबल है ही नहीं प्रॉफिट, ठीक है. z इक्वल्स 36 जो कि ये कॉर्नर पॉइंट पे कट कर रहा है, ये लाइन जो है ये फिजिबल रीजन का आखिरी पॉइंट था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मूव करवाते गए, और ये कॉर्नर पॉइंट था. उसके बाद जरा सा भी आगे वैल्यू ऑफ z की हम रखते हैं तो वो फिजिबल रीजन से निकल जाएगा. हमें ऐसा मैक्सिमम सॉल्यूशन z की ऐसी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जो कि फिजिबल रीजन के अंदर हो. वो 0.26 के कोरस्पॉन्ड है. इसका मतलब है कि आप x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 6 जो है, दिस प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम और ऑप्टिमल सॉल्यूशन which is in this feasible region also and which gives the maximum value of z. ठीक है, यही हमने निकालना था. अब ये आप नोटिस करें कि ये कॉर्नर पॉइंट पे आपका जो है फिजिबल सॉल्यूशन आया. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन कि फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होगा. ज्यादा से ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा हो जो कि ओवरलैप कर जाए इस लाइन पे. उस केस में हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशंस विल बी मोर देन 1, एक से ज्यादा होंगे, ठीक है. और लेकिन होंगे तब भी कॉर्नर पॉइंट्स पे, दो कॉर्नर पॉइंट को मीट कर ले होंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पे सेम आ रही होगी. और ये केस हम डिस्कस करते हैं. लेट्स सी द रिमार्क. और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन की है मैंने, और एंड यू कैन डू योरसेल्फ दिस एग्जांपल अगेन. खुद से आप ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह की और दूसरी एग्जांपल्स भी. द पॉइंट 26 लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स दिस एंड दिस. अब ये हमारा कौन सा कंस्ट्रेंट था? ये 3x1 प्लस 2x2. और ये वाला कंस्ट्रेंट कौन सा था? 2x2 लेस देन इक्वल टू 2. अब ये दो लाइंस 2x2 लेस देन इक्वल टू 12, ये कंस्ट्रेंट ये वाला लाइन है. और ये वाली लाइन जो है ये हमने कौन से कंस्ट्रेंट से प्लॉट की थी, ये लिखी हुई है. अब ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. x2 की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 यहां पे डाल दें तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 2 आ जाएगी फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है. सो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंस्ट्रेंट इक्वेशंस. ऑल्दो कंस्ट्रेंट में हमारे पास 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 18 था, लेकिन ये हमने प्लॉट इसी तरह की थी ना कि लाइंस बनाई थी और उनके नीचे वाला रीजन और लेफ्ट वाला रीजन जो है इस इक्वेशन के लिए हमने डिफाइन किया था. सो दैट दिस पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड, अल्जेब्राइकली भी कैलकुलेट किया जा सकता है एज द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन. कंक्लूजन क्या है? दिस सॉल्यूशन, अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया ग्राफिकल मेथड से, अब इसको इंटरप्रेट भी तो करना है. Interpretation is this solution indicates that the window glass company should produce product 1 and 2 at the rate of 2 and 6 batches respectively per week to get the maximum profit, which is 36,000 per week. इससे ज्यादा प्रॉफिट वो ले ही नहीं सकते विद ऑल दीज कंडीशंस जो कि इस प्रॉब्लम की
टेबल में दी गई थी। ठीक है, लेट्स डिस्कस सम केसेस ऑफ द ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब अगर प्रॉब्लम वो ही है, फिजिबल रीजन मैंने आपको बता दिया है इस स्लाइड में, द फिजिबल रीजन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अ फिजिबल सॉल्यूशन दैट हैज द मोस्ट फेवरेबल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मोस्ट फेवरेबल, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज का है तो ऑफ कोर्स मोस्ट फेवरेबल जो है, मोस्ट फेवरेबल टर्म जो है ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मोस्ट, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका इस तरह का है कि मैक्सिमाइज करना है आपने प्रॉफिट को, तो मोस्ट फेवरेबल वैल्यू क्या है कि तमाम कंस्ट्रेंट भी सेटिस्फाई हो रहे हों और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मिनिमाइज का है तो मोस्ट फेवरेबल वैल्यू क्या है कि सब के सब कंस्ट्रेंट्स भी सेटिस्फाई हो रहे हों, ऐसी वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स के सब के सब कंस्ट्रेंट भी सेटिस्फाई हो रहे हों और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो। अगर मिनिमाइज का प्रॉब्लम है, अगर मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है तो मोस्ट फेवरेबल वैल्यू क्या है जो कि z को मैक्सिमम कर दे। अब ये वो ही आपका ये एग्जांपल जो है, ये वी हैव नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये एक ऐसी एग्जांपल है। ठीक है, z जो है 3x1 प्लस x2 है, हमने तमाम कंस्ट्रेंट वो ही हैं, एक कंस्ट्रेंट बस ऐड कर दिया है 3x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। अब इस इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करें तो ये इक्वेशन ये वाली इक्वेशन बनती है। बाकी तमाम कंस्ट्रेंट्स x1 लेस देन इक्वल टू 4, 2x2 लेस देन इक्वल टू 12, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 18 एंड x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0, उनका इंटरसेक्शन जो है वो ये रीजन आता है। x1 ये है, ये सब यहाँ पे इस फिगर में दिखाए गए हैं। 2x2 लेस देन इक्वल टू 12 का इस लाइन से नीचे वाला सारा रीजन है। 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 18 का इस लाइन से लेफ्ट पे सारा रीजन है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो राइट पे होता, लेस देन इक्वल टू है तो लेफ्ट पे है, इस लाइन के लेफ्ट पे। x1 लेस देन इक्वल टू 4 है तो इस लाइन के लेफ्ट पे सारा रीजन है। ये इंटरसेक्शन इन तमाम कंस्ट्रेंट की आ रही है। अब अगर ये एक कंस्ट्रेंट मैं ऐड कर दूं 3x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, जो कि ये वाली लाइन बनती है, और इस लाइन का ये कंस्ट्रेंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इस लाइन का ग्राफ क्या होगा, ऑल द पॉइंट्स टू द राइट ऑफ दिस लाइन। ठीक है, राइट पे ये आ रहे हैं। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो फिर लेस देन ये आते। ठीक है, अब इस कंस्ट्रेंट को प्लॉट किया, इसका ग्राफ तो ये आ रहा है। अब ये ऑल द रिमेनिंग कंस्ट्रेंट्स एंड दिस कंस्ट्रेंट डोंट हैव अ कॉमन रीजन, तो फिजिबल रीजन हमारा बन ही नहीं रहा। इसका मतलब है हमारा इस प्रॉब्लम का, जो कि यहाँ पे स्मॉल रेक्टेंगल में लिखा हुआ है, इसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ही नहीं। रिमार्क यही लिखा हुआ है, द विंडो ग्लास कंपनी प्रॉब्लम वुड हैव नो फिजिबल सॉल्यूशन इफ द कंस्ट्रेंट दिस वन वर एडेड टू द प्रॉब्लम। और ये कंस्ट्रेंट ग्राफिकली हमने देख लिया। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तमाम कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करते हैं और फिजिबल रीजन विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि एक कंस्ट्रेंट का ग्राफ ऐसा है कि बाकी कंस्ट्रेंट की इंटरसेक्शन और वो कंस्ट्रेंट का ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। सो वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब ये क्या है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है कि वी हैव इन्फिनिट मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसमें हमने अपना वी हैव द सेम कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट तो सेम है। आप पीछे
जो हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया था उसको आप कर लें, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो चेंज हो गया। आप नोटिस करें कि इसके कोफिशिएंट्स चेंज है। पिछली एग्जांपल में ये देखें 3x1 प्लस 5x2 था, इसमें 3x1 प्लस 2x2 है। अब ये 3x1 प्लस 2x2 ऐसा मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि जिसका ग्राफ फिजिबल रीजन में ओवरलैप कर जाता है whenever I have z equals 18। ये जो कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है हमने 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 18, इसके ग्राफ के ऊपर ओवरलैप कर जाता है अगर मेरा z इक्वल्स 18 हो। और यही लास्ट, अब इससे जरा z इक्वल्स 18 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 20 में ले लूं, 23x1 प्लस 2x2 करूं तो ये आपकी लाइन जो है प्लॉट अगर मैं करूं वो इस फिजिबल रीजन से इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, आउट ऑफ द फिजिबल रीजन हो गई। सो इसका मतलब है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑन दिस लाइन। और ये लाइन, हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव इन्फिनिट मेनी पॉइंट्स हियर। इस लाइन सेगमेंट के दरमियान कितने पॉइंट्स है लाइन के? इन्फिनिट है। वी हैव इन्फिनिट मेनी solutions, optimal solutions which corresponds to the each point lying on this line segment। अब ये line segment है, इसमें कितने points हैं? Infinite points हैं। In fact इस line segment में भी infinite points हैं, and mathematically we can show that both these points have the same number of points। It seems absurd, लेकिन mathematically हम शो कर सकते हैं। इनफैक्ट नोबडी नोज के कितने पॉइंट्स हैं इस लाइन में और इस लाइन में भी कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, लीनियर प्रॉब्लम, वी हैव इन्फिनिट मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। सो दिस इज द अनदर केस। पहला केस क्या था? वी हैव ओनली वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस क्या था कि देयर इज नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि ग्राफिकल रीजन ही, फिजिबल रीजन ही नहीं आ रहा था, तमाम कंस्ट्रेंट की इंटरसेक्शन का रीजन ही नहीं आ रहा था। तीसरा कि कंस्ट्रेंट फिजिबल रीजन आ रहा है एंड वी हैव इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस एज ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस व्हिच आर प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट z इक्वल्स 18 इफ वी मॉडिफाई द। और ये इस प्रॉब्लम में और ओरिजिनल प्रॉब्लम में जो हमने मॉडल किया था, फर्क किया है कि वी हैव मॉडिफाइड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो यही रिमार्क लिखा हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। द विंडोर ग्लास कंपनी प्रॉब्लम वुड हैव मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वर चेंज टू z इक्वल्स दिस वन। लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल जिसमें आपका रीजन जो है, फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड है, बाउंडेड ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है प्रॉफिट जो है वो भी लिमिटलेस है। ये फिजिकल तो नहीं है, ये एब्सर्ड है। कोई ऐसा बिजनेस है दुनिया में जिसका प्रॉफिट लिमिटलेस हो? तो लीनियर प्रोग्रामिंग में मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया था कि जब हम प्रोग्राम वैलिडेशन करते हैं तो OR टीम जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही होती है वो ये मेक श्योर करती है कि कोई इस तरह का सॉल्यूशन तो नहीं हमारा मॉडल दे रहा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन जो है उसके कोरस्पॉन्ड है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, इसमें हमने कंस्ट्रेंट जो है मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो ही है, कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट टू x1 लेस देन इक्वल टू 4 एंड कंस्ट्रेंट हमने कम कर दिए। x1 लेस देन इक्वल टू 4 जो है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, अब x1 ग्रेटर देन 0 वो ये सारा रीजन है, लेस देन इक्वल टू 4 ये रीजन बनता है सारा, ये ग्राफ बनता है इनइक्वालिटी का। x1 ग्रेटर देन 0 ये सारा बनता है, x2 ग्रेटर देन 0 ये सारा बनता है। ऑल दिस पॉइंट, इन सब का इंटरसेक्शन ये शेडेड रीजन, ये फिजिबल रीजन। अब z जो है वो 3x1 प्लस 5x2
z इक्वल्स 22 अगर हम करें तो ये पॉइंट बनता है, z इक्वल्स 22 करें, ठीक है। z इक्वल्स 32 करें, हमारे पास ये पॉइंट बनता है। z इक्वल्स 42, 52, z इक्वल्स 100, इसी लाइन पे 100 होगा, वो बन जाएगा, so on and so forth. So every point lying on this line, which is infinity line, x equals 10 raised to power 10 trillion, वो भी इसी लाइन पे होगा। इसका मतलब है हम 10 raised to power 10 trillion प्रॉफिट तक भी पहुंच सकते हैं। ये तो फिजिकल नहीं है ना, रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल ही नहीं है। सच अ सॉल्यूशन is known as unrealistic solution of the linear programming, और हमारा इसको हम मैथमेटिकल टर्म में क्या कहते हैं कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की बाउंड्स ही नहीं है। फिजिकल रीजन जो है वो यहाँ पे, क्योंकि ये एक पेज है, इसकी लिमिटेशन है, अदरवाइज ये भी फिजिकल रीजन है, फिजिबल रीजन है, so on and so forth, अनबाउंडेड है, बाउंड ही नहीं है, ठीक है। यही बात हमने रिमार्क में लिखी हुई है, which states that the Windor glass company problem would have no optimal solution if the only functional constraint were x1 less than or equal to 4, because x2 then could be increased indefinitely in the feasible region without ever reaching the maximum value z equals 3x1 plus 5x2. हर पॉइंट, जो भी पॉइंट आप निकाल लें उससे मैक्सिमम z ऑल्सो फिजिबल सोल्यूशन है। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए लीनियर प्रोग्रामिंग के ग्राफिकल सोल्यूशन के। इनफैक्ट जनरलाइज भी हम कर सकते हैं कि एक यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन है, बेस्ट फिजिबल सोल्यूशन को ही हम ऑप्टिमल सोल्यूशन है। आपके पास कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन है ही नहीं, और ग्राफिकली व्हाट डज इट मीन कि आपका कंस्ट्रेंट के जो ग्राफ्स हैं वो एक कॉमन इंटरसेक्शन रीजन फॉर्म ही नहीं कर रहे। उस रीजन का नाम हमने क्या रखा है, फिजिबल रीजन, ठीक है। हर पॉइंट फिजिबल रीजन का क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है आपके लीनियर प्रोग्राम मॉडल का, मैथमेटिकल मॉडल का। फिर हमने ये देख लिया कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी हो सकता है जो कि अनरियलिस्टिक है, कि यू कैन, उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट एज यू वांट। ये तो पॉसिबल नहीं है रियल वर्ल्ड में, ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, ठीक है। ये चारों केसेस जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इन्फिनिट मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये चार केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर। एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं जो कि आप यू विल डू योरसेल्फ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, for the feasible solution x1 equals to and x2 equals to of the ready mix model, ready mix model जो है ये अब आपके पास, you know that model, आप लिख सकते हैं, मेरी स्लाइड्स पे भी हैं, स्लाइड्स आपको अवेलेबल होंगी, as well as handouts भी आपको अवेलेबल होंगे। Determine the unused amount of raw materials, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको हिंट भी दे देता हूं कि x1 x2 ये हमने चेक किया था, ये फिजिबल सोल्यूशन था, ठीक है। ये जब फिजिबल सोल्यूशन आ गया तो m1 के कोरस्पोंड आपके पास एक कंस्ट्रेंट था ना, और m2 के कोरस्पोंड भी एक कंस्ट्रेंट था। तो आप x1 x2 की वैल्यूज डाल के एग्जैक्ट अमाउंट लिख सकते हैं कि कितना मटेरियल हमने यूज किया है। अब इन मटेरियल्स की M1 और M2 की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जो थी वो भी हमें दी गई थी। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी से जितना यूज किया है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड आपके कंस्ट्रेंट की थी, वो एक रियल नंबर होगा, उन दोनों का डिफरेंस ले लें, दैट विल बी अनयूज्ड अमाउंट ऑफ द मटेरियल M1 एंड M2, ठीक है। ये इस तरह करना है, इनफैक्ट मैंने सॉल्व भी कर दिया। नाउ यू हैव टू जस्ट डू द कंप्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Suppose that Ready Mix sells its exterior paint to a single wholesaler at a quantity discount. Discount quantity पे एक ही wholesaler को पूरा पेंट बेच देते हैं. The profit per ton is $5,000 if the contractor buys no more than 2 tons daily and $4,500 otherwise. अब ये कंडीशन एक लिमिटेशन आ गई कि अगर 2 टन से ज्यादा रेडीमिक्स कंपनी एक ही डीलर को पेंट अपना बेचती है, वो डीलर के साथ कमिटमेंट कर लेती है कि अगर डेली आप 2 टन से ज्यादा नहीं लेंगे तो $5,000 पर टन जो है ये हमारा प्रॉफिट होगा. अगर 2 टन से ज्यादा पेंट लेंगे, एक्सटीरियर पेंट या इंटीरियर पेंट, दोनों में से जो मर्जी पेंट लें, डजंट मैटर, आपका जो है प्रॉफिट जो हमारा होगा वो $4,500 पर टन होगा. ठीक है. अब ये लिमिटेशन के साथ आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन रेडीमिक्स प्रॉब्लम में चेंज हो जाएगा. ठीक है. जब वो चेंज हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो आपने लिखना है. इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल. प्लीज ट्राई टू यूज योर ब्रेन्स. ठीक है. ये मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि अपने ब्रेन्स जो हैं वो यूज किया करें, रादर देन कि हर चीज मैं ही सॉल्व कर दूं एंड यू जस्ट रोट एवरीथिंग और उसी में ही आप उसी तरह का क्वेश्चन मैं फाइनल में पूछ लूं और आप वो याद करके, रोट मेमोराइजेशन जिसे कहते हैं, याद करके, ये इवैल्यूएशन नहीं मैंने करनी. ठीक है. सो यू हैव टू यूज योर ब्रेन एंड दीज आर द इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स. कोई सिंबल्स वाला मैथमेटिक्स तो है नहीं, रियल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है. एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैथमेटिकली. इज द रिजल्टिंग फंक्शन लीनियर. क्या रिजल्टिंग फंक्शन लीनियर है या नहीं, जब आप फॉर्मुलेट करेंगे तभी आप डिसाइड कर सकेंगे कि ये लीनियर है कि नहीं. डिटरमिन द बेस्ट फिजिबल सोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ द विंडो और ग्लास कंपनी मॉडल. ये सॉल्यूशंस दिए गए हैं. इन सॉल्यूशंस को आपने डिसाइड करना है कि ये फिजिबल सॉल्यूशन हैं या नहीं है. अगर फिजिबल सॉल्यूशंस हैं तो आपने बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन अमंग दीज सॉल्यूशंस निकालना है. ठीक है. और आपने एक और काम करना है कि रेडी मिक्स प्रॉब्लम की जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमने की हुई है उसको ग्राफिकल मेथड से ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसका निकालने की कोशिश करना है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑप्टिमल आपके सामने करूंगा, देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. मैं उम्मीद करता हूं कि यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द रेडी मिक्स प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड. ठीक है. कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने से फिजिकल रीजन जो है आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आर्बिट्रेरी वैल्यूज लेके जो है आप उसको मूव करवाएंगे सच दैट योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिमेन्स इन द फिजिबल रीजन एंड अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू, और दैट विल बी अ कॉर्नर पॉइंट आई थिंक. ठीक है. मैंने आपको हिंट दे दिया है. प्लीज ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ. आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, चाहे आपसे सॉल्व हो या ना हो. आपने जो सॉल्व किया होगा वो पेज अपने साथ रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबसे पहले रेडी मिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा सो दैट यू विल रियलाइज कि आपने कहां पे लैक किया है या मिस्टेक की है, सो दैट यू आर नॉट एबल टू रीच द solution of that problem. Till the next lecture, take very good care of yourself and your dear ones. Allah Hafiz.